रेडियो के हम सफर। रेडियो के हम सफर श्रोताओं, इस बार बातें पर्दे के पीछे रेडियो को चलाने वाले जानकारों से, जो नित नए तकनीकों और कार्यक्रमों से रेडियो को अपने श्रोताओं से जोड़े रखते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक अभियांत्रिकी और कार्यक्रम श्री आशीष भटनागर जी, जो लगभग 36 वर्षों की सेवा रेडियो को अर्पित करने के बाद अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन अब भी अपने श्रोताओं, सहयोगियों और प्रस्तुतकर्ताओं से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी बैतूल में। भटनागर साहब, आपका इस शहर बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत तो हम इसी बात से करना चाहेंगे कि बैतूल से आपका नाता कैसे और कब से? बड़ा अनहोना सा प्रश्न मेरे लिए है। आपको ये मैं बताऊं कि पहली बार बैतूल आया हूं मैं जी। और फिर आप कह सकते हैं कि फिर आपका रिश्ता कैसे? जी हाँ। सन 1958 से 60 के बीच जब मैं पैदा नहीं हुआ था, तब मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी की शुरुआत एक फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में जीएच कॉलेज बैतूल में की थी जी। और अब जब वो लगभग 91 साल के हैं, 91 ईयर्स के, दिल्ली में जहां रिटायर होके हम लोग बसे हुए हैं, एक बाग में घूमते हुए पाँव के नीचे चरमराते पत्तों को देख के उन्होंने कहा 3 दिन पहले कि भाई, जब मैं कम उम्र का था बैतूल में ऐसे ही पत्ते जमीन पर पड़े रहते थे इस मौसम में और बड़े चरमराते थे। मुझे लगा अब बैतूल आना चाहिए। पिताजी को लेके मैं बैतूल आ गया और बाकी आप समझते ही हैं कि रिश्ता कितना गहरा है और रिश्ते शायद वही गहरे होते हैं जो दिखते नहीं। तो उसका जवाब कुछ ऐसे ही लगता है कि मेरा तुझसे है पहले का नाता को। बिना भी यहाँ की जानकारी आपके मन में रही, हम आगे अब आपकी बात करना चाहेंगे कि आपने आकाशवाणी से जो शुरुआत की, अपनी यात्रा की, तो ये जुड़ाव कब हुआ और कब से आप इसमें आगे बढ़ते गए? हाँ, बैतूल जैसी एक सुंदर जगह है हमारे मध्य प्रदेश में थी जब मैंने ज्वाइन किया। अब छत्तीसगढ़ में है। उसका नाम है जगदलपुर। 10 मार्च 1989 को मैंने यूपीएससी पास करके पहली बार उस इलाके में गया, घने जंगलों के बीच, और आकाशवाणी जगदलपुर में काम करना शुरू किया। बस उसके बाद ज़्यादा रह नहीं पाया। साल भर में चला गया दिल्ली, दिल्ली के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर दिल्ली, उसके बाद फिर मेघालय, शिलोंग, उसके बाद पुणे, पुणे के बाद फिर गुवाहाटी आ गया, जहाँ लगभग 4-4.5 साल नौकरी करने के बाद अब पंख लगा के उड़ रहा हूँ। रिटायर हो गया हूँ, स्वतंत्र हूँ। आपने रेडियो में जो अपना कार्यकाल निभाया, तो श्रोताओं से आपका काफी जुड़ाव भी रहा और श्रोता अलग अलग प्रांतों के अलग अलग रूप में और अलग अलग पसंद के भी आपसे वाकिफ हुए होंगे। आपने क्या देखा उनके पसंद में, उनकी प्राथमिकताओं में? आमतौर पर हम देखते हैं कि बैतूल जैसे प्रांत में लोक संगीत को बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा दायरा रहा है। कल आकाशवाणी बैतूल के होनहार जो एम्प्लॉइज हैं और अनाउंसर्स हैं, उनसे चर्चा के दौरान ये बात उठी भी थी कि जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या आप श्रोताओं को देखते हैं? और मैं सच आपसे कहता हूँ, श्रोता बंधुओं से, खासतौर पर जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि एक अच्छा ब्रॉडकास्टर जब आपसे बात करता है तो वो आपको देखता है और मुझे मालूम है कि आप भी उसे देखते हैं। और मजे की बात यह है कि टेलीविजन की तरह आप उसे नहीं देखते। आप उसे उन आंखों से देखते हैं जिन आंखों से एक भक्त भगवान को देखता है, जो चमड़े की आंखें नहीं होती। तो आप इमेजिन करते हैं कि वो मेरा मनपसंद अनाउंसर कैसा दिखता है, और एक अच्छा अनाउंसर वो इमेजिन करता है कि मेरे श्रोता मेरी बात सुन के कैसे गदगद हो रहे होंगे, कैसे भावुक हो रहे होंगे। तो इसलिए श्रोताओं का और आकाशवाणी के एम्प्लॉइज का जुड़ाव होना तो बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी ज़रूरत है एक अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए। और आपने ठीक कहा, अलग अलग जगह श्रोताओं का अलग अलग मिजाज होता है। एक अच्छे ब्रॉडकास्टर को उस मिजाज को पहचानना है और उस मिजाज के अनुसार हमें अपनी बात करनी है। लेकिन उस मिजाज में बदलाव के लिए यदि हम कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक बातें कर सकें तो वो भी करनी है, ताकि हमारा देश एक हिंसा मुक्त, प्रेममय देश और समाज बन सके। बिल्कुल। तकनीकी क्षेत्र में आपका एक लंबा कार्यकाल रहा और तकनीकी गुणवत्ता के क्षेत्र में भी
आपके जो प्रयास हैं उसने काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं, क्योंकि जब शुरुआत थी तब रेडियो की तकनीक और अब की तकनीक जो एक लंबा पड़ाव है और जो उसके मुकाम हैं किस तरह से हासिल किए? हाँ, खास तौर पे जो मेरी उम्र के श्रोता साथी हैं, उनको याद होगा कि किसी जमाने में वो जब बीबीसी सुना करते थे तो आवाज कभी नीची, कभी तेज, कभी और नीची, ऐसे होती रहती थी। कारण ये था कि बीबीसी शॉर्टवेव पर आता था। बहुत दूर से वेव्स आती थी और रास्ते में आसमान की नमी और धूल के कण और कुछ चीजें उसे कुछ कुछ खा जाया करती थी। इस प्रोपगेशन फिनोमेना के कारण वेव्स में कम ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता रहता था। जी। उसके बाद मीडियम वेव आया, जो आम आदमी का रेडियो बना, जिसका कवरेज अच्छा हुआ करता था। पर धीरे धीरे मीडियम वेव भी फेड आउट होने लगा और फिर जमाना आया एफएम का। आज एफएम का बोलबाला है, आपका बैतूल का रेडियो स्टेशन भी एफएम है और वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ रेडियो है आज के दिन भी। बिल्कुल। आपको ये भी मालूम है कि अब रेडियो सिर्फ एफएम पर ही नहीं बल्कि एक ऐप है प्रसार भारती का, उस पर भी अवेलेबल है। आप मोबाइल पर आकाशवाणी बैतूल सिर्फ बैतूल में ही नहीं, भोपाल में या दिल्ली में या इवन न्यूयॉर्क में सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आए और हर प्लेटफॉर्म की अपनी पॉजिटिव बातें रही हैं और बड़ा अच्छा लगा इसे। अब हम डिजिटल रेडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक लंबा विषय है, उस पर चर्चा फिर कभी। कार्यक्रमों की पहुंच को जन सामान्य तक बढ़ाने के लिए आजकल सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग हो रहा है, तो रेडियो में इसको किस तरह से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा सचिन आपने पूछा हमसे, क्योंकि सोशल मीडिया निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया का नाम ही सोशल है और ब्रॉडकास्टर का सोशल होना बहुत जरूरी है। हम समाज से कट के यदि बात करते रहें तो आकाशवाणी के साथ साथ हमें जनवाणी भी बनना है, वो हम बन नहीं पाएंगे। तो श्रोताओं की आवाज सुनने के लिए, श्रोताओं की बातें जानने के लिए, उनका मिजाज जानने के लिए हमें सोशल मीडिया की बहुत आवश्यकता है। और साथ के साथ हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जी। ये भी तो श्रोताओं को मालूम हो कि आज हम शाम को गीत संगीत में ये करने वाले हैं या एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ये होने वाला है। इस सब के लिए सोशल मीडिया वाकई एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। जी। लेकिन कुछ बार ब्रॉडकास्टर्स सोशल मीडिया को ही अपना मेन प्लेटफॉर्म मानने लगे। नहीं, ऑडियो मीडिया की एक अपनी अलग पहचान है, अपना अलग स्थान है। बिल्कुल। रेडियो पर ही सुना जाना चाहिए। मैं तो ये भी इस समय निवेदन करना चाहूंगा सचिन सारे श्रोताओं से, हाँ। कि मैंने न्यूज ऑन ऐप की बात की, मोबाइल पे आप रेडियो सुन सकते हैं, कंप्यूटर पर रेडियो सुन सकते हैं। जी। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आपको रेडियो सुनना है तो आप रेडियो ट्रांजिस्टर पे सुनें। और रेडियो ट्रांजिस्टर लोग कहते हैं कि कहाँ मिलता है? जी। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 1000 रुपए का रेडियो मिलता है। आप आज ही रेडियो खरीदने दी, आपके यहाँ नहीं है, 1000 रुपए का आप पिज्जा खा जाते हैं। हाँ। आप अपने पिताजी को, आप अपने दादाजी को, आप अपने पड़ोसी को एक रेडियो भेंट करें। आप रेडियो भेंट करके उन्हें इतनी अद्भुत चीज दे रहे हैं, आप उनके जीवन में पॉजिटिवनेस दे रहे हैं, आपको उनके जीवन में वो आपको याद रखेंगे कई साल तक। अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं रेडियो सुनता कौन है, लेकिन रेडियो आज भी लोग अपने घरों में सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन रेडियो जो स्टूडियो से प्रसारित होता है उसका एक बाहर का भी दायरा है, तो इसे जन जन तक पहुंचाना कितना कारगर सफल साबित हो सकता है? हाँ सचिन, ये भी मुझे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लगा, क्योंकि जरूरी यह है खासतौर पे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि रेडियो न तो मेरा हो न तुम्हारा हो, रेडियो सबका हो, हम सबका हो। श्रोता मात्र श्रोता न समझे अपने आप को, श्रोता अपने आप को इस रेडियो जगत का एक हिस्सा समझें। रेडियो तक उनकी पहुंच हो और यदि वो रेडियो पर ना आ पाए तो रेडियो के लोग उन तक पहुंच पाएं। इसके लिए हम दोनों को प्रयास करना होगा। श्रोता संघों का बहुत अच्छा इतिहास है, मुझे लगता है इस इलाके में भी है, रायपुर नागपुर की तरफ तो बहुत है। ऐसे ही श्रोता संघ, श्रोता अपनी अपनी जगह बनाएं। आप जैसे सीनियर अधिकारियों को बताएं कि हमने श्रोता संघ बनाया है और आपको इनवाइट करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उनकी इनविटेशन को ठुकराएं ना। उनसे कहें कि 100, 50, 200 लोगों को इकट्ठा करना होगा, आपको कुर्सी टेबल का इंतजाम करना होगा और हम रेडियो वाले तो आपके हैं ही, हम चले आएंगे।
आपके कार्यकाल में कई कार्यक्रम आपने सुने और उनके आप साक्षी भी रहे होंगे। कोई ऐसा प्रोग्राम या साक्षात्कार जो आपके लिए बेहद यादगार हुआ और उसे आप श्रोताओं से भी साझा करना चाहेंगे? इस प्रश्न को मैं डॉज कर देता हूं, क्योंकि जब आपके बहुत सारे बच्चे हों और आप उसमें से कहें कि ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं आप अंदर ही थोड़ा सा टूटन महसूस करने लगते हैं। बहुत से प्रोग्राम है जो मुझे अच्छे लगे, बहुत बहुत, और उसके लिए मुझे लगता है हम लोगों को हफ्ते भर का ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल इसे छोड़ दें। आप चूंकि एक लंबा कार्यकाल नॉर्थ ईस्ट में गुजार चुके हैं, आप शिलोंग में भी रहे और आप गुवाहाटी में भी रहे हैं। आमतौर पर जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, वो अभी काफी कुछ जानकारी चाहता है, सुनना चाहता है या लोगों के बारे में जानना चाहता है। आपका कैसा अनुभव रहा उनके बीच? बहुत ही शानदार। सचिन, आपको पता है कि केंद्रीय सरकार के अधिकारियों अपने जीवन काल में एक बार 2 साल के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, डर है लोगों के मन में, इसलिए बहुत लोग वहां जाना नहीं चाहते। सन 1999 में पहली बार मैं नॉर्थ ईस्ट गया, सिक्किम जी। 2 साल का ही टेन्योर था, दिल्ली से गया था, लेकिन सच कहूं इतना अच्छा लगा वो नेपाली भाषा का रेडियो स्टेशन कि हम वहां 3 साल से कुछ ज्यादा रह गए। और उसके बाद हम बार बार नॉर्थ ईस्ट जाते रहे। दूसरी बार मेघालय गए, तीसरी बार गुवाहाटी गए, और लगभग 11 साल अपने 36 सालों के ब्रॉडकास्ट जीवन के मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजारे जी। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि जैसे बैतूल हिंदी में अपना प्रोग्राम देता है, पूना रेडियो स्टेशन हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में अपने प्रोग्राम देता है, बम्बई हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में अपने प्रोग्राम देता है, और शायद कोंकणी में भी 5। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम 90 भाषा बोलियों में, 90 भाषा बोलियों में प्रोग्राम देते हैं। अच्छा। इम्फाल स्टेशन अपने आप, एक रेडियो स्टेशन 22 भाषा बोलियों में प्रोग्राम देता है। तो एक अद्भुत विविधता है नॉर्थ ईस्ट में। मैं सारे श्रोताओं से और आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश करिए एक बार नॉर्थ ईस्ट घूमने जाने की। हफ्ते या 10 दिन की छुट्टी लेकर जाइएगा। बहुत रंग बिरंगा है, बहुत सुंदर लोग हैं, देखने में भी और दिल से भी। कोई खतरा नहीं है, बहुत प्रेमी जन है वहां पर। और जाने के पहले आप इंटरनेट पर उनके बारे में जानिए भी। हमारा देश है, जरूरी है कि हम एक दूसरे को जाने। मुझे तो ऐसा लगा कि वो संसार भी मेरा संसार है, जैसे बैतूल मेरा संसार है, और ऐसे ही आपको भी लगेगा जी। आपका तो पूरा जीवन और करियर आकाशवाणी दूरदर्शन के बीच गुजरा है सर, तो ऐसे में गीत संगीत भी निश्चित ही आप पसंद करते रहे होंगे। ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बेहद करीब हो और आप श्रोताओं के साथ सुनाना चाहेंगे? गीत और संगीत तो सारे ही अच्छे होते हैं सचिन। जो गीत सुनता हूँ वही अच्छा लगने लगता है जी। इसलिए ऐसा कहना कि दिल के करीब कोई गीत है फिर बड़ा मुश्किल प्रश्न है। पर हाँ, इस वक्त जो मेरे दिल में गीत उठ रहा है, क्योंकि अब मैं सफर पे हूँ और कुछ ही घंटों में बैतूल छोड़कर आगे जाने वाला हूँ, भोपाल, फिर इंदौर, फिर और आगे। तो जो गीत उठ रहा है वो है पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बहुत अच्छी आपकी पसंद, और हम जरूर श्रोताओं के साथ इस गीत को सुनना और उन्हें सुनाना चाहेंगे सर। आपने जो आकाशवाणी बैतूल के इस कार्यक्रम रेडियो के हमसफर के लिए समय दिया और हमसे, हमारे श्रोताओं के लिए अपने अनुभव साझा किए और अपने मन की बातें कही, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और एक बात और कहूंगा कि जैसे मेरी मन की बात है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात है, ऐसे जन जन की बात भी रेडियो पे जाती रहे। आप सब श्रोतागण अपनी छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया के थ्रू या फिर और माध्यमों से आप दोनों जुड़ें और हमारा रेडियो हजारों लाखों आवाजें अपनी एयरवेव्स पे कैरी करे। इस शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी बैतूल मुझे के 90 वर्षों के अवसर पर हमारा ये जो विशिष्ट कार्यक्रम है रेडियो के हमसफर, ये इस बार हमने केंद्रित किया है कि रेडियो के पास में जो हमारी तकनीकी टीम होती है वो किस तरह से आप तक निर्बाध रूप से ये सारे संकेत पहुंचाती है ताकि आप रेडियो तरंगों का आनंद उठा सके, रेडियो के कार्यक्रमों का आनंद उठा सकें। और इसी कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे केंद्र के तकनीकी प्रभारी सहायक अभियंता ओपी भुमरकर जी को, जो हमें बताने जा रहे हैं कि उनका रेडियो से जुड़ाव कब से रहा और किस तरह से बदलाव वो आप तक पहुंचा रहे हैं।
भूमकर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम रेडियो के हम सफ़र में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भागवत जी, और सभी सुनने वाले मेरे श्रोता बंधुओं को नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि रेडियो के 90 वर्षों के इस लंबी अवधि में आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप भी काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं अपनी सेवा काल के दौरान, तो क्या क्या तकनीकी बदलाव आपने देखे अपने इस कार्यकाल में? जैसे कि हमारा विभाग मुख्यतः दूरदर्शन और आकाशवाणी 2 विधाओं में कार्य करता है, तो इसमें दोनों ही माध्यमों में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं और मैं भी काफ़ी लंबे समय से डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा हूँ। तो दूरदर्शन का जहाँ तक सवाल आता है, तो इसमें पहले टेरेस्टेरियल मोड में जो हम लोगों के घरों में यागी एंटेना हुआ करते थे, तो उस पर शासन ने ध्यान देकर उस ट्रांसमीटर से शिफ्ट होते हुए अभी डीटीएच सेवा का परिवर्तन आया है। उसमें बहुत सारे हमारे रेडियो के चैनल्स भी समाहित किए गए हैं और दूरदर्शन के भी चैनल्स उसमें समाहित किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये एक प्रकार से पूर्णतः निःशुल्क सेवा है, जिसका कि हमारे श्रोता और बंधु लोग इसका लाभ ले रहे हैं और ले भी सकते हैं। और आकाशवाणी के परिवर्तन के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो पुराने समय में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कि हमारा शॉर्ट वेव सिग्नल्स और मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स चला करते थे, हालांकि अभी भी कार्यरत हैं, पर उसमें एक नया परिवर्तन ये आ गया है कि अभी हम लोग एफएम ट्रांसमीटर्स के माध्यम से, जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, तो एफएम ट्रांसमीटर्स के माध्यम से जो हम लोग सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं और जो कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं, उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। इवन हम लोग चलती हुई कार में भी सुनते हैं और मोबाइल में भी हम लोग रेडियो लगा के सुनते हैं, रेडियो लेके मूविंग पोजीशन में भी उस सिग्नल को सुन सकते हैं। जी, अभी आप वर्तमान में आकाशवाणी बैतूल में पदस्थ हैं और आकाशवाणी बैतूल अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 30 अप्रैल 1991 में यह केंद्र आरंभ हुआ था और तब से बैतूल वासियों के लिए अनवरत सेवारत है। क्या कुछ बदलाव श्रोताओं के लिए इस केंद्र में करने का प्रयास है, जिससे कि श्रोताओं को और कुछ देखने और सुनने मिले? जैसा कि हमारे यहाँ पर जो आकाशवाणी का जो कार्यशैली है, यहाँ पर इंजीनियरिंग विभाग और कार्यक्रम निर्माण विभाग दोनों आपस में सामंजस्य से काम करते हैं। तो हमारी जो संयुक्त रूप से टीम्स कार्यक्रम का निर्माण करती है, इसमें अभी एक नया हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया है कि श्रोता के पास में जाकर कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं जी। इसमें किसानवाणी गांव में एक कार्यक्रम बहुत प्रचलित है, पॉपुलर भी है लोगों के बीच में, और युवाओं में भी जागरूकता के लिए और सूचनात्मक कार्यक्रम युवाणी के माध्यम से हम लोग प्रसारित करते हैं। और युवाओं से जाके कॉलेजेस में या ऐसे स्थानों पर जाके उनसे सवाल जवाब लेके उनमें अवेयरनेस लाने के लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। जी, और समय समय पर हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो भी फील्ड पे जाते हैं और लोगों से बातचीत करके हाँ, रिकॉर्ड कर प्रसारित करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और भी परिवर्तन आप देख रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये आकाशवाणी की ओर से एक नई जानकारी और मैं देना चाहूँगा। अभी अगर हम लोग घर में रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं और हम लोग कहीं बाहर हैं, तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से भी न्यूज़ ऑन AIR का एक ऐप आया हुआ है, उसमें हम लोग न केवल आकाशवाणी बैतूल बल्कि भारत के समस्त रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत कुछ एरियाज़ में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे शेडो जोन का निर्माण होता है, वहाँ किसी प्रकार से सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, तकनीकी रूप से बाधा उत्पन्न होती है, तो उन क्षेत्रों के लिए तो ये हमारा न्यूज़ ऑन AIR ऐप जो है एक वरदान साबित है, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से वहाँ भी रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और इसके अलावा अभी एक प्रसार भारती ने एक वेव्स OTT पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, उसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी के सारे चैनल समाहित किए गए हैं। कुछ एक प्रोग्राम आर्काइवल वैल्यूज़ के, जो पुराने समय के दूरदर्शन में खास करके जो सीरियल्स वगैरह हम लोग बचपन में देखा करते थे, अगर हमारे श्रोता उसमें रुचि रखते हैं तो वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर जाके इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, और यह भी पूरी तरह से निःशुल्क है। बिल्कुल। और चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी गीत संगीत सुनते सुनाते रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का कोई एक गीत जो इस विशेष अवसर पर रेडियो के हमसफ़र के श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? जी सर, वैसे तो हम लोग का काम ही है सुनना और सुनाना, तो इसी क्रम में मैं एक गीत सुनना चाहूँगा, तो उसकी 1-2 लाइनें पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए,
प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए, ओ एक नई दुनिया बस कार्यक्रम रेडियो के हम सफ़र के लिए जो समय दिया और हमारे श्रोताओं को जो जानकारियां दी, ख़ास तौर पर तकनीकी क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं रेडियो को और आगे ले जाने के लिए, इन जानकारियों का और हमारे श्रोताओं से इस बातचीत का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रेडियो के हम सफर।